नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। कल हमने बात कर ली थी घग्गर नदी के बारे में। जो अंतः प्रवाह की नदी के अंदर था उसमें हमने पहली नदी घग्गर की बात कर ली थी। अब आज हम बात करने जा रहे हैं कातली नदी की। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई देख, पूरा वीडियो देख कर जाओगे तो कुछ सीख कर जाओगे, और नहीं देख कर जाओगे तो कुछ सिखा कर जाओगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। पहली नदी है कातली नदी। इसकी लेंथ देख लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली इसकी लेंथ है 100 किलोमीटर के आसपास, और इसका उद्गम होता है खंडेला पहाड़ी से, जो कि कहाँ पर स्थित है? सिक्कर में स्थित है। फिर ये कहाँ तक जा रही है? सिक्कर से होते हुए झुंझुनू, झुंझुनू से होते हुए ये जा रही है चूरू तक। पहले उदयपुर वाटी से होकर भी जा रही है, लेकिन अब जा रही है सिक्कर, झुंझुनू और चूरू की सीमा पर जाकर ये समाप्त हो जाती है। मतलब कि यहाँ तक जाकर ये विलुप्त हो जाती है। इसकी खास बात क्या है कि झुंझुनू को दो भागों में बांटती है, बराबर दो भागों में, बीच में से जा रही है झुंझुनू के। दूसरी बात है, इसी के किनारे रोयल गांव स्थित है, जहाँ पर हमको यूरेनियम के भंडार मिले। जो भी यूरेनियम के भंडार मिले हैं राजस्थान में, नवीनतम वो रोयल गांव सिक्कर में मिले हैं, जो खंडेला के पास ही स्थित है। दूसरा, इसी के किनारे गणेशों सभ्यता विकसित हुई है सिक्कर की। और सुनारी सभ्यता है ना, जो वो भी इसी के किनारे विकसित हुई है। जो खेतड़ी में है ना सुनारी सभ्यता, वो। और इसके प्रभाव क्षेत्र को सिक्कर में क्या बोलते हैं? तोरावटी। और ये जो बीड़ है ना, ये झुंझुनू में जो चरागाह वाली घास के मैदान वाली जो भूमि है उसको बोलते हैं बीड़। और इसी बीड़ में क्या स्थित है? मयूर अभ्यारण्य स्थित है। ये राजस्थान का पहला मयूर अभ्यारण्य है। और अगर पूछना पिको गार्डन कहाँ स्थित है, तो पिको गार्डन जयपुर में स्थित है, और मयूर अभ्यारण्य है बीड़ के अंदर स्थित, झुंझुनू में। और ये कांतली नदी चूरू और झुंझुनू की सीमा में जाके समाप्त हो जाती है। इसमें इतना ही ध्यान रखना अपने को। अब नेक्स्ट रिवर ले रहे हैं हम, रूपारेल नदी। इसी के क्या है? कुछ उपनाम है। पहला तो इसी को बोलते हैं रूपनारायण नदी, और लश्टवारी बोलते हैं इसको भरतपुर के अंदर, और वराह नदी बोलते हैं इसको अलवर के अंदर। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो अलवर, डीग और भरतपुर में है, और लंबाई लगभग 120 किलोमीटर के आसपास है इसका प्रवाह क्षेत्र की। इसका उद्गम होता है उद्यनाथ की पहाड़ी, जो कि थानागाजी अलवर में स्थित है। यहाँ से ये निकलती है, और यहाँ से निकलते हुए ये डीग से होते हुए भरतपुर में जाके समाप्त हो जाती है। अंत होता है इसका भरतपुर के अंदर मोती झील में। अब ये उद्यनाथ पहाड़ी से निकलेगी तो इसके किनारे क्या क्या स्थित है? इसके किनारे एक तो है सरिस्का अभ्यारण्य स्थित है अलवर का, और अलवर के बांदीपुल का हनुमान मंदिर इसी के किनारे स्थित है। दूसरा, इसमें सीकरी बांध स्थित है इसके ऊपर, रूपारेल नदी के ऊपर सीकरी बांध स्थित है, जो कि डीग भरतपुर, पहले तो भरतपुर आता था, लेकिन अब डीग में स्थित है, सीकरी बांध स्थित है। अब इसका क्या है कि आजकल तो ये सीकरी बांध तक ही जाकर विलुप्त हो जाती है नदी, लेकिन अगर इसमें जल का प्रवाह बढ़ेगा या बाढ़ की स्थिति आएगी तो ये भरतपुर तक जाएगी, भरतपुर में मोती झील में जाके समाप्त हो जाएगी। इसी के किनारे भरतपुर की नौ सभ्यता विकसित हुई है। जो भरतपुर की नौ सभ्यता है वो यहीं पर विकसित हुई है। और इसी के किनारे लोहागढ़ दुर्ग स्थित है, और मोती झील से लोहागढ़ दुर्ग को जलापूर्ति की जाती थी पहले। वो बनवाई थी सुजान गंगा लिंक चैनल है, जो मोती झील से लोहागढ़ दुर्ग को पेयजल की आपूर्ति करता था। और इसी मोती झील का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सुजान सिंह ने करवाया था, या महाराजा सूरजमल ने करवाया था। मोती झील को क्या बोलते हैं? भरतपुर की लाइफ लाइन बोलते हैं, भरतपुर की जीवन रेखा बोलते हैं। और इस मोती झील में क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी ज्यादा है, ये शैवाल ज्यादा है इसके अंदर, ग्रीन नीली हरित शैवाल ज्यादा है इसमें। उस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन है, स्थिरीकरण है, वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है अपने को। ठीक है, अब दोस्त हम देखने जा रहे हैं साबी नदी। साबी नदी का सबसे पहले देख लेते हैं कि ये NH 48 है ना, जो जयपुर दिल्ली हाईवे है, उसको दो बार कट करती है, यानी उसको दो बार काटते हुए गुजरती है। इसका उद्गम होता है सेबर पहाड़ी, जो कि जयपुर में स्थित है। अरावली की पहाड़ी है ये। उदयनाथ की जो पहाड़ी बताई थी अभी पिछले वाली, ये सेबर पहाड़ी है, ये अरावली की पहाड़ी है ये। यहाँ से साबी नदी का उद्गम होता है। इसके किनारे है एक तो कोटपुतली बहरोड वाली जोधपुरा सभ्यता, जहाँ पर अपने को हाथी दांत के अवशेष देखने को मिलते हैं। उसके अलावा बानसूर का जो क्षेत्र है वो इसी के किनारे आता है, जो अब आजकल खेरदल तिजारा में आने लग गया। और जो गुरुग्राम है ना, जो दिल्ली और अलवर के बीच में गुरुग्राम वाला मैदान है, उसके अंदर क्या है कि गुरुग्राम का मैदान है वो भी इसी के किनारे विकसित हुआ है। और इसका अंत कहाँ पर जाकर हो जाता है? ये नजफगढ़ झील में जाकर गिर जाती है। नजफगढ़ झील है पटौदी हरियाणा के अंदर। अब इसका प्रवाह क्षेत्र देख लेते हैं कि ये जयपुर से स्टार्ट हुई, कोटपुतली बहरोड गई, फिर गई खेड़तल तिजारा, और फिर यहाँ से होते हुए ये कहाँ पर गई? हरियाणा में जाके, पटौदी हरियाणा में जाके समाप्त हो गई। तो एक तो प्रवाह क्षेत्र को अपने को पता होना चाहिए, और लेंथ का इतना कोई फिक्स कोई नहीं पूछता, लेंथ क्योंकि घटती बढ़ती रहती है। किसी नदी की लेंथ फिक्स नहीं रहती है हमेशा परमानेंटली।
अब भाई दो नदियों को एक साथ देख लेते हैं हमारा, काकनी नदी और पश्चिमी बनास। ये भी अंतरप्रवाही नदी है, लेकिन ये क्या है कि अरब सागर तक भी जा सकती है पश्चिमी बनास, है ना। ये अपने को ध्यान रखना है, ये बोथ में आएगी, दोनों में। काकनी क्या है, अंतरप्रवाही या अंतर्देशीय प्रवाह प्रणाली की सबसे छोटी नदी है। इसकी लेंथ है 17 किलोमीटर। इसको जो स्थानीय भाषा है उसके अंदर बोल देते हैं मसूरदी, या फिर काकनी या काकने। इसका उद्गम होता है कोटरी गांव जैसलमेर से, और ये 17 किलोमीटर लंबी है। तो ये क्या करती है, सबसे पहले जाके भुज झील बनाते हुए समाप्त हो जाएगी। अगर इसमें जल की मात्रा ज्यादा है, बारिश ज्यादा आई है, तो ये मीठड़ी झील में जाके समाप्त हो जाएगी, जो कहाँ पर स्थित है, मीठा खड्डा जैसलमेर में। टोटल लेंथ इसकी 17 किलोमीटर। इसमें स्पेशल पॉइंट ये ध्यान रखना है कि इसके एक तो ये तीनों नाम और इसकी सबसे छोटी जो लेंथ है ना अंतरप्रवाही नदियों में, वो ध्यान रखिए।